औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेल टैक्स इनवॉइस की इशुएंस के बारे में और उसके बाद जो थी उसकी पेमेंट के सिलसिले में हमने पीछे एक रियल टाइम लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने देखा। अच्छा, अभी जो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियसली, ठीक है, जिसमें हमने ये लाइव एग्जांपल देखी कलेक्शन और डिडक्शन की थी कि एक इनवॉइस हमने रिसीव की थी, उसके बाद फिर कुछ क्राइटेरिया हमने खुद पे जो है अप्लाई किया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोगों ने इनके जो एंट्री वगैरह थे वो सारे वेरीफाई करके हमने इसकी पेमेंट की थी। और पेमेंट करने के बाद जो है हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि एक ट्रांजैक्शन को फ़ाइल करने के लिए हमने दो तरह के जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हम लोगों ने विदहल्ड करने होते हैं। ये हम ऑलरेडी जो है इसको स्टडी कर चुके हैं, जो लोग प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं और टैक्स सर्टिफिकेशन कर रहे हैं हमारे यहाँ से, तो उन लोगों ने फ़र्स्ट लेक्चर में ही हमारे साथ इसको स्टडी कर लिया हुआ है, ठीक है, कि विद होल्डिंग टैक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। और सेल टैक्स की फिर आ जाती है विद होल्डिंग सप्लाईज और सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद जो है हमने सारी इसकी थ्योरी वगैरह जो है हम कर रहे थे। अभी जो हम वीडियो जो हमारी है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमने जो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखेंगे कि विद रेफरेंस ऑफ इनवॉइस हमारे पास अगर आती है, ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल की थी। उसके बाद फिर हमने कुछ क्राइटेरिया अपने में अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसकी विद होल्डिंग करते हैं। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हैं, जो बिगनर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या एडवोकेट्स वगैरह हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उन लोगों को विद होल्डिंग टैक्स का नहीं पता होता और फिर विद होल्डिंग टैक्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें मैंने आपको ब्रीफली जो है वो वन बाय वन हर चीज़ आपको करवाई है। अब उसी चीज़ का जो है हम लोग अभी देखेंगे प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकली किस तरीके से होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास जो है एक इन्वॉइस आई है, सेल टैक्स इन्वॉइस। अभी ये परफॉर्मा इन्वॉइस है, ठीक है, इसका हम केस आगे जाके करेंगे, फिर क्रेडिट डेबिट नोट का भी देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट जो है वो सेल टैक्स इन्वॉइस के ऊपर जाता हूँ। अच्छा, अब जब आपके पास सेल टैक्स इन्वॉइस आती है ना, तो आपने बड़ा थॉरोली जो है उस सेल टैक्स इन्वॉइस को रीड आउट करना है। सेल टैक्स को भी रीड आउट करने का एक प्रॉपर तरीका है। अभी जो एक ये सेल टैक्स इन्वॉइस है, ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अच्छा, सेल टैक्स इनवॉइस। अब मुझे बताइएगा कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, डिस्प्ले आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अगर कोई इशू होगा तो आपने रेज हैंड कर देना, ताकि हम यहाँ पे इसको दोबारा मैं रिपीट भी कर दूँगा। अभी हमारे पास सेलर ए है, ठीक है। अब सेलर ए ने सेल टैक्स इनवॉइस इशू किया बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास 1,17,000 की जो इनवॉइस आई थी उसके ऊपर हमने 2 विद होल्डिंग्स की थी, सेम इसी तरीके से। अब ये तो हमारी तो जो थी एग्जाम्पल थी, ठीक है, ये स्लाइड पे। अब असल में क्या होता है, आपका ये बेसिक पीछे बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि एक दफ़ा जब आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा ना, तो आपको इसका क्लियरली पता भी चल जाएगा। अभी जो इनवॉइस है ना, इसके ऊपर मैंने ये आपके बेसिक रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है कि दिस सेल टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 23 सेल टैक्स एक्ट 1990 और पंजाब सेल टैक्स की भी है। यानी कि अभी जब हम आगे चल के एडवांस में जाके सेल टैक्स को स्टडी करेंगे, तो बाज़ का क्या होता है कि जो आप एक कंपनी होती है से वो आप उससे टैक्सेबल सप्लाईज भी लेते हैं और टैक्सेबल सर्विस भी लेते हैं, तो उनके पास इतने वेल डेवलप जो है वो ईआरपी होते हैं कि क्या होता है कि उसमें एक ही इनवॉइस के ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि सेल टैक्स का जो इनवॉइस नंबर है वो ये एफबीआर का, उसकी डेट ये है, और पीआरए की जो सेल टैक्स इनवॉइस है वो ये है, पंजाब सेल टैक्स इनवॉइस सर्विसेज की, और उसकी डेट ये है। अब इसको नीचे देख लेते हैं कि से आपने जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज ली हुई है, ठीक है, क्वान्टिटी 5,000 रेट है, 250,000 की जो है आपकी एक्सक्लूडिंग अमाउंट है, 17% चार्ज किया 42,500 और 292,500 की ग्रोस अमाउंट आ गई। और अब आपने लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन किया तो पीआरए के रूल के मुताबिक जो ट्रांसपोर्टेशन पे 16% है, हमने वो भी ऐड किया। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने कलर स्क्रीन से जो है वो थोड़ा डिफाइन भी कर लिया कि जो ब्लू वाला है वो फेडरल का है, जो ग्रीन वाला है पीएनटीएन वगैरह। ये हम आगे जाके भी प्रॉपर लेक्चर्स में देखेंगे कि पीएनटीएन क्या होता है, किस तरीके से इसकी इशुएंस होती है। जिस तरह हमने सेल टैक्स की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देखी है इंडिविजुअल एओपी की और कंपनी की, इसी तरीके से पीआरए में भी देखेंगे। उसके अलावा जो है आप ऊपर देख रहे होंगे कि परफॉर्मेंस इनवॉइस। अब परफॉर्मेंस इनवॉइस का ना बड़ा आप कह लें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन रिगार्ड ऑफ सेल टैक्स एंड सेविंग ऑफ सेल टैक्स। इसको भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है, जब इसका लेक्चर आएगा। तो अभी बस आप अपने ना अभी इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सेल टैक्स इनवॉइस आई है फेडरल की, जिसके ऊपर सेल टैक्स का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इनवॉइस की डेट है 7 अगस्त 2020 की है, और हमारे पास जो है टैक्सेबल सप्लाई। अब हमने ना इसको रिकॉर्ड करना है और साथ उसने पीआरए के लॉजिस्टिक की भी डाल दिया। अच्छा, अब इस एग्जांपल में ना
हम बुक ऑफ अकाउंट्स देखेंगे सेलर की भी और बुक ऑफ अकाउंट्स देखेंगे बायर की भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन लोगों ने मुझसे अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट किया उसमें हमने प्रॉपर बुक कीपिंग जब सीखी थी, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स होती है सेलर की और बायर की, ये एक दूसरे की अपोजिट मिरर इफेक्ट होती है। लाइक जो सेलर अपने पास डेबिट करता है, ठीक है, वो चीज़ बायर अपने पास क्रेडिट करता है, और जो सेलर अपने पास क्रेडिट करता है वही अमाउंट जो है बायर के लिए वो डेबिट अमाउंट्स होती हैं। तो अब हमारे पास जो है, ठीक है, ये इन्वॉइस आई है, सेल टैक्स इन्वॉइस है, ठीक है, उसके ऊपर STRN नंबर लिखा हुआ है, हेडिंग में सेल टैक्स इन्वॉइस है, ठीक है, और उसके ऊपर NTN भी है और STRN नंबर भी लिखा हुआ है, जो हमने अभी पीछे सीखा भी है इसी लेक्चर में। अब टोटल जो है हमारे पास 292,500 की सेल टैक्स की इन्वॉइस है फेडरल की, और इसके अंदर 9,860 की PRA की इन्वॉइस, टोटल ग्रोस अमाउंट हमारे पास आ गई 2,360 की। अब इसका जो है ना एक्सेल के ऊपर जाके एक आपको पहले बुक कीपिंग का बताते हैं, उसके बाद जो है इसकी विद होल्डिंग की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास एक नेट अमाउंट थी 250,000 की, दूसरी थी 8,500 जो सेम उन्होंने लिखी भी हुई है अपने हमारी एक्सक्लूडिंग वैल्यू जो है। अच्छा, उसके बाद जो है एक 17% सेल टैक्स चार्ज हुआ और 16%, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो 2,360 आ गई। अब ये जो इन्वॉइस है इस पर्सपेक्टिव में बनाई गई है कि आपके पास एक वेल डेवलप जो है जो ERP है, लेकिन ERP बैक एंड पे जो वर्किंग करता है, ठीक है, और उसके बेस पे जो लेजर अकाउंट्स हिट होते हैं हम उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल टैक्स इन्वॉइस सेलर इशू करता है, तो पहला स्टेप ये होता है कि सेलर के बुक ऑफ अकाउंट्स में जो है वो एंट्री होती है। और अगर आप वेल डेवलप ERP यूज़ नहीं करें तो जर्नल वाउचर के थ्रू आप जो है अपनी सेल टैक्स इन्वॉइस का रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में। तो ट्रेड डेटर जो है आपका डेबिट होता है ग्रोस अमाउंट से, ये वही आपकी अमाउंट है जो आपकी ग्रोस अमाउंट है। डेटर आपका करंट एसेट होता है, ठीक है, करंट एसेट इंक्रीज़ होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं। अब FBR GST और 17% आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स यहाँ पर क्रेडिट क्यों है? आउटपुट टैक्स होता है आपकी पेबल नेचर का, ठीक है, आप अपनी सेल टैक्स इन्वॉइस के ऊपर जब कस्टमर को चार्ज करते हैं वो पैसे आप अपने कस्टमर से लेके, ठीक है, और उसको आपने गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना होता है विद द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। और अगर आपके पास कोई क्रेडिट या डेबिट नोट है वो हम आगे जाके प्रॉपर पढ़ेंगे, अभी जस्ट इस इन्वॉइस को आपने समझना है। उसी तरीके से जो है PST जो है पंजाब सेल टैक्स, आपका सेल जो है आउटपुट का जो लेजर है वो आपका क्रेडिट साइड पे 1,360 से क्रेडिट हो गया। रेवेन्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं वो नेट ऑफ जो टैक्सेस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। अब आपका जो एक रेवेन्यू है, जो प्रोडक्ट का रेवेन्यू है वो 250,000 है, ठीक है, ये आपका क्रेडिट हो गया। और आपका एक रेवेन्यू जो है वो लॉजिस्टिक वाला रेवेन्यू जो है वो 8,500 का क्रेडिट हो गया। तो दोनों अमाउंट्स आपकी इक्वल आ गई। अब इसमें क्या कि ये दोनों जो है सेल रेवेन्यू के सब्सिडरी अकाउंट होंगे। अब इनके ऊपर एक सेल रेवेन्यू जो है वो कंट्रोल अकाउंट होगा, ये आपको मैं ऑलरेडी जो बता चुका हूँ, उसको मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया भी था, सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स का, और जो उनका ऊपर कंट्रोल अकाउंट होता है और उसकी मैपिंग का भी मैंने आपको सारा ऑलरेडी बड़े डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई आपके पास सेलर की बुक्स में एंट्री। उसके बाद जब बायर है, अब बायर ने जब आपसे ये वाली इन्वॉइस रिसीव किया, आपने इन्वॉइस रिसीव करवाई बायर को, तो बायर क्या करेगा? अब बायर अपना इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल का जो अकाउंट है वो उसको कर देगा डेबिट। अब आप देखें जो उसका रेवेन्यू था सेम अमाउंट से नेट ऑफ उसने जो है उसको डेबिट किया अपने पास। और उसके बाद जो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट एक्सपेंस का है। ये जब आपकी नेट परचेजेज आती हैं उसके बाद आपके कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको फ्रेटिन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपकी वो अमाउंट जो है ये भी कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट को हिट हो गई, ठीक है, ये आपका डेबिट हो गया एक्सपेंस। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि उसने जो है सेलर के पास जो है वो आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है और इनपुट टैक्स जो है यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में यहाँ पे आपको बताया भी था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है वो इनपुट टैक्स की जो है वो एडजस्टमेंट वगैरह होती है और इनपुट की वो किस तरीके से जो है डेबिट एंट्री करता क्यों है। वो हम लोग बल्कि इसको शायद ये बल्कि हमारा नेक्स्ट सेशन 2 में आता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट सारा जो है हम ये कंसेप्ट वगैरह इसको स्टडी करेंगे। और उसको मैं आपको फॉर इंस्टेंस आपको इसको बताता हूँ कि जो इनपुट टैक्स होता है ना, आपने बाई ये आपके एडवांस फॉर्म में होता है, इसको आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है एडवांस जो है एडवांस सेल टैक्स के आप कह लें कि कंट्रोल अकाउंट में आप जो है इसका एक सब्सिडरी अकाउंट FBR GST 17 इनपुट टैक्स का जो है वो आप ओपन करते हो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है, एसेट क्रिएट करते हो
कि क्योंकि अब इसकी जो नेचर है ये आपकी नेचर है एडवांस की, तो एडवांस की नेचर डेबिट नेचर होती है, तो इसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए आपने अपने इनपुट को जो है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एडवांस सेल टैक्स के कंट्रोल अकाउंट के अंदर सब्सिडरी अकाउंट में एज FBR GST 17 इनपुट टैक्स ओपन किया हुआ है। सेम जो है डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया, सेम क्राइटेरिया 16 इनपुट के लिए क्रेडिट होता है। अब जो इसने क्रेडिट किया है वो वेंडर ने जो सप्लायर हमारा उसने अपने पास डेबिट किया हुआ है। अब ट्रेड डेटर यानी कि हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है वो 302,360 से क्रेडिट हो गई, जो उसके यानी कि हमारा टोटल ये पेबल है, और जो बुक ऑफ अकाउंट्स में सेलर की वो हमारे लिए उसके लिए हमारा रिसीवेबल है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप आता है कि आपने करनी होती है पेमेंट। हम अज्यूम करते हैं कि हम जो है फुली पेमेंट जो है वो इसको कर रहे हैं। अब पेमेंट करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? आपके पास डिलीवरी चलान होता है, फिर आपके पास जो है वो स्टोर की तरफ से GRN नंबर इशू होता है, ठीक है। वो सारी हम अकाउंटिंग वाले पर्सपेक्टिव में पढ़ गए हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टैक्सेशन पर्पस के लिए हम सिर्फ एंट्री को डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो अकाउंटिंग वाले सेशन में उसको प्रॉपर हम कर चुके हुए हैं। क्या 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 सपोर्टिंग आती है जब आपने एक पेमेंट करनी होती है अपनी वेंडर को, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ट्रेड डेटर उसने क्रेडिट किया था, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ की और फुली वो पे कर रहा है, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं, उसने डेबिट कर दी। अब यहाँ पे आ गया विद होल्डिंग इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 153, ठीक है, सब सेक्शन 1 क्लोज ए। ये सेक्शन रीड करने का भी तरीका मैं आपको इनकम टैक्स वाले सेशन में बता चुका हूँ कि इंटरप्रिटेशन वगैरह में जब हमने स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शंस पढ़ने का भी एक तरीका होता है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो उसने सेम इसी जो बायर है, ठीक है, उसने अपना लाइबिलिटी अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ चार्ट ऑफ अकाउंट में, ठीक है। करंट लाइबिलिटी है उसकी ये। अब उसके क्या किया, उसने डिडक्शन किया है 4%। अब मैं आपको जो है इसका वो भी दिखा देता हूँ कि इसने कहाँ से रेट जो है वो देखा है जी। तो हम लोगों ने जो ये विदहेल्ड किया था अंडर सेक्शन 153(1)(a), ये हमने किया हुआ है ग्रोस अमाउंट का 4%। अब ये जो ग्रोस अमाउंट का 4% है ना, ये हम ऑलरेडी जो है मैंने आपको बता दिया हुआ है स्लाइड्स के अंदर कि किस सेक्शन के रेफरेंस से ग्रोस अमाउंट का जो उसने डिडक्शन करनी है, ठीक है। ये जब हम पढ़े थे हाउ एंड फ्रॉम होम विद होल्डिंग टैक्स वुड बी डिडक्ट, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जी रेफरेंस था द फर्स्ट कैजुअल पार्ट 3 एंड डिवीजन 3 पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें उसने कहा था कि जी ग्रोस अमाउंट का आपने जो है वो विदहेल्ड करना है इनकम टैक्स। तो इसलिए हमने अपने एग्जांपल में जो है वो ग्रोस अमाउंट, जो इनवॉइस की ग्रोस अमाउंट थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 302,000, तो 3,02,000 क्योंकि हमारी ये ग्रोस अमाउंट थी, इसका ऊपर जो है हमने इस रेफरेंस के तहत जो है डिडक्शन करनी है। अब ये रेट हमने कहाँ से लिया, रेट हमारे पास रेट कार्ड में जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है जून 30 का अपडेटेड है। अब इसमें जो है फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, ठीक है, और जो टैक्स रेट है वो हमारे पास कंपनी के लिए 4% है और अदर दैन कंपनी के लिए 4.5% है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्केजुअल 10th के रूल 1 के मुताबिक अगर ये इनएक्टिव होगा तो हम इसको डबल कर देंगे, मीन्स का 4 का 8% हो जाएगा और 4.5 का 9 हो जाएगा 9%। और अगर एक साल में आपकी एग्रीगेट जो है उसकी वैल्यू आपकी सप्लाईज़ की 75,000 से कम है तो फिर आप उसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है सेल टैक्स इनवॉइस की वो 292,500 है। सो वी आर गोइंग टू डिडक्ट देयर इनकम टैक्स विद हेल्ड इनकम टैक्स। अब उसके लिए क्या करना है, मैंने क्या किया, मैं आया और मैंने आके जो है अपना टैक्स रेट देखा एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। ये भी मैंने आपको जो है वो एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन वाला बता दिया है। हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया था अपनी स्लाइड्स में कि कौन विद होल्डिंग एजेंट होता है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ अमाउंट इज़ एक्चुअली पे उसने कहा किससे करनी है, वो भी मैंने बता दिया कि रेजिडेंट पर्सन है, हमने इसको भी डिस्कस किया। वैन उसने कहा जी कब करनी है, एट द टाइम ऑफ अमाउंट पे, तो ये भी जो है हम इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, कि किस टाइम उसने पेमेंट जो है वो करनी है। जो सेक्शन हमने 158 पढ़ा था कि इन अदर केसेस एट द टाइम ऑफ अमाउंट इज़ एक्चुअली पेड। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो चीज़ हमने स्टडी की थी वो सारी अब हमारी प्रैक्टिकल जो है वो उन चीज़ों पे अप्लाई हो रही है। टाइम ऑफ डिपॉजिट है, उसने कहा कि जी जिस वीक में भी आप पे करेंगे ना, और वो वीक आपका जो है संडे को जो है एंड होता है,
उसके विद इन 7 डेज़ के अंदर जो है आपने इसकी जो इनकम टैक्स विदहेल्ड किया हुआ ना, हमारी एग्जांपल में जो अमाउंट है 12,000, या आपने उसको डिपॉजिट करवाना। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि आज है वेडनेसडे, तो इस वीक का जो एंड है ना वो होगा संडे पे, और उस संडे से नेक्स्ट विद इन 7 डेज़ के अंदर मैंने इसका टैक्स डिपॉजिट करवाना है। और ये जो टैक्स है हमारा मिनिमम टैक्स है, इसके लिए हमने जो वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी, मिनिमम एडजस्टेबल टैक्स वाली, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, इस रूल को अप्लाई करते हुए कि अदर दैन कंपनी जो है उसका 4% विद हेल्ड करना है। अब हमारी जो सेल टैक्स इनवॉइस है, ठीक है, वो सेल टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू की थी, हमारा जो सेलर है वो एक प्राइवेट लिमिटेड है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मैंने उसका अब देखना है सबसे पहले स्टेटस, यहाँ पे भी आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने उसकी अब मैं बताने लगा हूँ कि पेमेंट कैसे करनी है। मैंने सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर से जो है एनटीएन देखा, उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया एनटीएन के ऑनलाइन इंक्वायरी में आके, एनटीएन सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे इमेज मैंने लिखी और वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। उसने मुझे बता दिया कि जी से हमारी एग्जांपल में ये कंपनी ए है, ठीक है जी, कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड। अब कैटेगरी आप देखें, यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही है ये आ रही है कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो भी सेल टैक्स रेट अप्लाई करने हैं ना, इस विद होल्डिंग टैक्स चार्ट को देखते हुए वो मैंने कंपनी वाला करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जिस तरह हमने अपने स्लाइड में भी देखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब स्लाइड में हमने देखा था कि हमने ये चीज़ें सवाल अपने आप से पूछना है कि बायर जो है वो विद होल्डिंग ट्रांजैक्शन के लिए काबिल है कि नहीं है, फिर ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि उसके ऊपर विद होल्डिंग होती है कि भी नहीं। फिर सेलर की टाइप है, अब देखें जो तीसरा जो था ना सेलर की टाइप, वो हमने यहाँ पे देख लिया कि जनाब सेलर की टाइप है जो वो है कंपनी। उसके बाद अब मैंने आगे देखना कि उसका स्टेटस क्या, एक्टिव या इनएक्टिव। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी एनटीएन यहाँ से कॉपी किया और मैंने इनकम टैक्स का एटीएल इस वाली में जाके जिस डेट पे पेमेंट करनी है ना, मैंने उस डेट पे वो जाके चेक करना है। अब से एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है वो ए प्राइवेट लिमिटेड ही है, हमारी हमने जिसकी इनवॉइस रिसीव की हुई है सेलर की, ए प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे जो है ए प्राइवेट लिमिटेड है। अब यहाँ पे स्टेटस देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है एक्टिव। ये क्या करना है, आपने यहाँ से इनकम टैक्स का सिलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, सेलेक्ट डेट डाली, यहाँ पे जब आप अपना एनटीएन लिखे, इमेज का करैक्टर नीचे देके सबमिट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। से अगर वो होता यहाँ पे इनएक्टिव, तो क्या होना था, ये इनएक्टिव होना था रेड कलर में। अगर ये रेड कलर में होता तो हमने क्या करना था, रूल 1 के मुताबिक 10th स्केजुअल के मैंने इस 4% का कर देना था 100% इंक्रीज़, यानी कि मैंने 8% डिडक्ट करना था। अब से हमारी एग्जांपल में हम कहते हैं कि जी वो एक्टिव था, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रोस अमाउंट पे, जिस तरह मैंने स्लाइड में भी आपको पढ़ाया, तो ग्रोस अमाउंट का मैंने 4% विदहेल्ड कर लिया। अब ये मैंने इनकम टैक्स की लाइबिलिटी इंक्रीज़ की, लाइबिलिटी इंक्रीज़ करें तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने जिस वीक में पेमेंट किया है एंडिंग बाय संडे, विद इन नेक्स्ट 7 डेज में मैंने ये 12,094 का टैक्स प्लान बनाना है। वो भी हम प्रॉपर आगे जाके देखेंगे किस तरीके से आप इसकी कंप्लाइंस करते हैं और क्या मेथड नॉर्मली जेनेरिकली अडोप्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने स्लाइड में पढ़ा था कि विद होल्डिंग होती है 2 तरह की, ठीक है। एक विद होल्डिंग होती है इनकम टैक्स की, एक होती है सेल टैक्स की, और ये वेरी करती है। अब सेल टैक्स, अब हमने इनकम टैक्स की कर लिया विद होल्डिंग। अब हम देखते हैं कि सेल टैक्स के लिए हम लोग जो है वो विद होल्डिंग एजेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। वो मैंने आपको इसको पढ़ाया था कि सेल टैक्स के विद होल्डिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इनकम टैक्स ही विदहेल्ड कर लिया। अब हमने सवाल करना अपने से सेल टैक्स के लिए कि सेल टैक्स हम आया सेल टैक्स में विद होल्डिंग एजेंट है कि नहीं है, ठीक है। हम इटसेल्फ कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड है, तो हम सेल टैक्स में विद होल्डिंग एजेंट इटसेल्फ बन जाते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, सेलर टाइप, एक्टिव नॉन एक्टिव। इस साल उन्होंने टैक्स ईयर 2021 में क्या चेंज किया था, ये मेरे सामने जो है, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। 11 स्केजुअल है, ठीक है, सेल टैक्स एक्ट 1990 का। यहाँ पे पिछले साल था रजिस्टर्ड पर्सन, उन्होंने यहाँ पे कर दिया है एक्टिव। अब यहाँ पे हमने जो अभी स्लाइड में मैंने आपके साथ जो कार्ड यहाँ पे डिस्कस किया था ना, जो मैंने आपको सारा डिफाइन किया, अब देखें ये टैक्स ईयर 2019-20 का है, इसमें था रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे उन्होंने अब क्या चेंज किया, एक्टिव टैक्स पेयर है। और साथ में मैंने जो आपको जिस तरह लास्ट टाइम बताया था कि नीचे उसने क्लोज जो है 8 में डाल दिया कि अगर सेलर आपका सेल टैक्स में एक्टिव है और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि वो जो बायर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, उसको जब करेगा ना तो वो सेल टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, तो आपने उसका जो है विद हेल्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट्स फॉर विद होल्डिंग, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, द रेट्स फॉर विद होल्डिंग और डिडक्शन बाय द विद होल्डिंग agents are specified as below, provided that withholding of tax under the schedule shall not be applicable to goods on supplies। अब यहाँ पे क्योंकि उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका स्टेटस देखेंगे सेल टैक्स में।
अब यहाँ पे उसी तरीके से मैंने एक्टिव टैक्स पेयर सेल टैक्स की लिस्ट में आया, एंटीएन डाला, इमेज का करेक्टर देकर सर्च किया। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है द टैक्स पेयर ई फाइल 6 सेल टैक्स एंड एफईडी रिटर्न्स ड्यूरिंग पास्ट 6 मंथ, यानी कि उसका कंप्लाइंस लेवल 100% भी है और वो एक्टिव भी है। अब हम अज्यूम करते हैं अपनी इस एग्ज़ाम्पल को, क्योंकि इसमें तो वर्किंग ही ख़त्म हो जाती है ना एक्टिव की। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर उसने मुझे मैसेज दे दिया कि टैक्स पेयर इज़ इनएक्टिव एज ऑन 26 सितंबर 2020। इस केस में मैंने क्या करना है, इस केस में मैं आया और मैंने आके 11th कैजुअल स्टडी किया, तो उसने कहा कि आपका जो है कंपनीज एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये हमारे कौन से हैं, ये विद होल्डिंग एजेंट है, ठीक है। कंपनी जो विद होल्डिंग एजेंट है वो क्या करेगी, 5% ग्रोस वैल्यू ऑफ सप्लाई का विदहेल्ड करेगी पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर, यानी कि जो सेल टैक्स एक्टिव में नहीं होंगे। अब इसने यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिखा है, तो ओबियसली जो रजिस्टर्ड है एक्टिव नहीं है, तो इनएक्टिव का भी 5% कटेगा, और जो रजिस्टर्ड ही नहीं है सिरे से, उसके बाद STR नंबर ही नहीं है, उसका भी आपने ग्रोस अमाउंट का जो है वो 5% विदहेल्ड करना है। इसके लिए क्या होगा, मैं दोबारा अपने एग्जांपल पे आता हूँ। अब मेरी जो है इसकी मैं अपनी ग्रोस वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ग्रोस वैल्यू का 5% विदहेल्ड कर लिया। क्यों किया, क्योंकि 11th स्केजुअल में उसने मुझे बता दिया कि जो आपका पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर होगा उसका 5% ग्रोस वैल्यू सप्लाई करना है। पिछले साल तक क्या था, उसमें यह था कि वो कहता था कि अगर आपका इनएक्टिव होगा तो आपने सेल टैक्स इनवॉइस का 20% विदहेल्ड करना है, जिसके मैंने अभी आपको यहाँ पे ये एग्जांपल भी करवा दिया। ये एग्जांपल आपकी पिछले साल वाली हो गई, ठीक है, ये वाली एग्जांपल मैंने कर ली थी। और ये वाली जो है एग्जांपल जो मैं अभी आपको वीडियो में करवा रहा हूँ, ये आपकी लेटेस्ट टैक्स ईयर 2021 की होगी। तो मैंने क्या किया, पर्सन अदर देन इनएक्टिव 5% ग्रोस वैल्यू का मैंने विदहेल्ड कर लिया, ये ग्रोस अमाउंट। और बाकी जो अमाउंट थी, ठीक है, मैंने उसका पार्टी का चेक बना दिया, क्रॉस चेक बना दिया प्रॉपर बैंकिंग थ्रू के, मैंने चैनल के थ्रू उसको पेमेंट कर दी है, मैंने अपने क्रेडिटर के नाम का चेक बनाया। अब ये हो गया स्टेप 3। अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 पे यानी कि सेलर ने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है जब उसने चेक रिसीव कर लिया और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। उसने अपने बैंक को डेबिट किया, एसेट उसका इंक्रीज़ हुआ, तो एसेट की नेचर जो इंक्रीज नॉर्मल नेचर डेबिट होती है, जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। बैंक कैश एंड बैंक जो होता है वो आपका डेबिट नेचर का होता है, सॉरी एसेट होता है। तो आपका जब एसेट इंक्रीज़ हुआ तो आपने उसको डेबिट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, उसने ये चीज़ यहाँ पे क्रेडिट की भी है और सेम सेलर ने अपने पास डेबिट की। विदहेल्ड इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 क्लोज ए 12,094। अब यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड किया हुआ मिनिमम टैक्स एंड विल बी एडजस्ट विद द फाइनल इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या है कि रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए आप इसको अपना करंट एसेट बनाओगे, ठीक है, कि आपका ये एडवांस में टैक्स कट गया, ठीक है, एडवांस में कटा, तो एडवांस में जब आपका डिडक्ट हुआ, ये आपका रिसीवेबल नेचर का नहीं है लेकिन आपका एडजस्टेबल नेचर का है। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डबल एंट्री आपने इसको जो है एडवांस इनकम टैक्स का एक चार्ट ऑफ अकाउंट में अपना अकाउंट बनाया होगा, लेजर अकाउंट बनाया होगा एसेट में, करंट एसेट पे, और वहाँ पे जो है आपने इसको क्या कट किया है, डेबिट किया। अब इसको आगे जाके कैसे क्लोज करना है वो हम अपने लास्ट लेक्चर में जाके देखेंगे जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वाला लेक्चर कर रहे होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे उसने क्या किया था कि 5% उसने ग्रोस वैल्यू का किया। अब 5% जो ग्रोस वैल्यू थी ना, वो ग्रोस वैल्यू जो थी वो आपकी थी फेडरल की। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ठीक कर लेता हूँ कि गुड्स नेट गुड्स प्लस जो मेरा टैक्स बनता था, यानी कि ये वाला, क्योंकि मैंने फेडरल का करना ना, टोटल इनवॉइस के ऊपर तो मेरी FBR भी आ रही है और मेरी PRA की भी आ रही है। तो जो मेरी FBR की जो ग्रोस वैल्यू है वो 292,500 है, और यही अमाउंट जो है मैं अपनी सेल टैक्स जो जब रजिस्टर सी में डालूंगा तो मैं इस अमाउंट के डालूंगा, ना कि 302,000 करूँगा। ये तो मैंने अपने कस्टमर को भेजी, इसको भी हम आगे जाके पूरा स्टडी करेंगे। तो जो मेरी फेडरल की इनवॉइस है, ये इनवॉइस का जो नंबर है मेरा फेडरल का, डेट वगैरह जब मैं नेक्स्ट अपना करूँगा तो उसमें जो मेरी ग्रोस वैल्यू है वो 292,500 है। अब मैंने इसका 5% जो है वो विद हेल्ड करना है इन केस के मेरा जो सेलर है वो इनएक्टिव था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी नेट अमाउंट प्लस ये इसको मैंने कर लिया प्लस। अब इसके ऊपर जो है ना मैं करूँगा 5% विद हेल्ड, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 5% से, तो 14,625 मेरे पास विद हेल्ड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने अपना आउटपुट टैक्स क्रेडिट किया, यानी कि जब मैंने इनवॉइस इशू की थी तो मैंने 42,500 अपना किया था डेबिट। अब जब उसने मेरा यही आउटपुट में से 5% विद हेल्ड कर लिया, बिकॉज मैं जो था वो इनएक्टिव था सेल टैक्स में ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस, तो उसने मेरा 5% विद हेल्ड किया और वो अमाउंट मैंने डेबिट कर दी। अब ये डेबिट क्यों किया,
मैं उसका आपको बता देता हूँ। ये देखें, मैंने सेल टैक्स पेबल जो था वो चार्ज किया अपने सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर 42,500 कि भाई मैंने इतना टैक्स जमा करवाना है, सेल टैक्स जमा करवाना जो मैंने चार्ज किया। अब उसमें से ऑलरेडी मेरे कस्टमर ने कितना विद हेल्ड किया, 14,625। तो अब जो मैंने जमा करवाना होगा ना, वो मैंने करवाना होगा 27,875। इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है, वो हम आगे चल के देखते हैं। उसके बाद ट्रेड डेटर, अब मेरा डेटर जो था वो 300,360 से जो है वो क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल था, करंट एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट करते, तो मैंने उसे क्रेडिट अमाउंट से कम कर दी। अब ये जो मेरी एंट्री थी ना, ये मेरी 4 एंट्रीज होनी थी जब एक सेलर जो है अपनी सेल टैक्स इनवॉइस जो है इशू करता है। उसके बाद ब्रेकअप हम देख लेते हैं कि मेरा जो था टोटल अमाउंट 2,000 की थी, 12,000 मेरा इनकम टैक्स विद हेल्ड हुआ और मेरा 5% जो है वो विद हेल्ड हुआ सेल टैक्स, और टोटल में मुझे जो चेक आया 2,75,000 का। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा जो है सिर्फ एक इनवॉइस का जो है वो ख़त्म होता है कि मैंने पहले अपना एंट्रीन चेक किया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ विद इन नो टाइम कि हमने एक सेल इनवॉइस की रिकॉर्डिंग करनी थी। ठीक है, सेल इनवॉइस जब इशू की तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, बायर के पास रिकॉर्डिंग देखी। उसके बाद जब पेमेंट करनी थी, असल पर्पज़ हमारा ये था, ये ख़ास तौर पे स्पेशली ये 2 कॉलम कि मैंने इनकम टैक्स विद हेल्ड करना था। तो मैंने उसका जो है वो रेट देखा कि उसका जो है रेट क्या होता है। ठीक है, किस सेक्शन 158 के तहत जो है मैंने एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो था उसका विद हेल्ड करना था। और उसके बाद क्या किया, मैंने अपने उस सप्लायर की एनटीएन जो है, सप्लायर का एनटीएन जो मेरे पास इनवॉइस नंबर के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने इस एनटीएन के ज़रिए जो है उसका स्टेटस चेक किया कि कंपनी है, फिर कंपनी वाला रेट अप्लाई करना। फिर मैंने देखा कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव, उसके अकॉर्डिंगली मैं करूँगा। फिर मैंने सेल टैक्स का देखना था, तो सेल टैक्स में अगर तो एक्टिव है तो मैं उसका 100% रिलीज़ कर दूँगा, अगर इनएक्टिव है तो मैं ग्रोस अमाउंट का, अपनी सेल टैक्स की अमाउंट का, ग्रोस अमाउंट का मैंने 5% जो है वो विद हेल्ड किया, और उसके बाद मैंने पार्टी को चेक बना दिया। अब ये जो सेम मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं ज़रूरी समझता था कि हम एक दफ़ा इसकी जो है वीडियो भी देख लें, क्योंकि मेरा ये प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे ऐसा, मतलब कि मैंने इसको किया है, जो मुझे समझ लग गया कि लोग वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको समझ आ जाती है। यहाँ पे हमने डिस्कशन कर ली थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में जो मेरा ज़्यादा पर्पज़ होता है कि मैं बोलूँ कम और पार्टिसिपेशन लोगों की, स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादा हो। तो ये तो हमारा एक डिस्कशन बेस हो गया था एग्जाम्पल। उसके बाद हमने जो है लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी अभी हमने देख लिया। अब एक और बात, अब मैंने जो यहाँ पे विदहेल्ड किया इनकम टैक्स 12,094, मेरे सप्लायर ने, सेलर ने कहा कि भाई तुमने मुझे 12,000 कम दिया है, क्या तुमने मेरा टैक्स जमा करवाया कि नहीं करवाया। उसका जो क्या तरीका होता है वो हम इनकम टैक्स वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि क्या होगा कि जब मैंने उसका PSID वगैरह बना के मंथली जब जमा करवाया होगा, तो उसकी जब CPR के बाद जब मेरे पास टैक्स चलान जब आया होगा ना, तो वो टैक्स चलान इस तरह का होता है। अब देखें यहाँ पे हमारी जो ग्रोस अमाउंट थी इनकम टैक्स, वो 3,02,360 थी। उसके ऊपर जो मैंने विद हेल्ड किया था वो 12,094 था। ठीक है, तो 1294 में अब मेरे पास ये चलान आ गया। सेक्शन देख लें कि इस सेक्शन के तहत मैंने जमा करवाया, 13 सितंबर को जो है मैंने वो टैक्स जो है जमा करवाया था। अब एक और बात, जब आप ये उसको देंगे ना, तो ये इस बात का सबूत है कि भाई हमने जो आपका सेल इनकम टैक्स जो विद हेल्ड किया था ना, वो इनकम टैक्स विद हेल्ड करने के बाद हमने आपका ये चलान जो है आपको दे दिया, हमने आपका ये टैक्स जमा करवा दिया। अब ये जो टैक्स है ना, ये चलान बायर भी अपने पास संभालेगा, सेलर भी। सेलर के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कल को जब वो इसी चलान के बेस पे जो है अपनी इनकम टैक्स में फाइनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है इसकी एडजस्टमेंट करेगा। अगर उसके पास ना होंगे तो उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब जो सारी हमने एग्जाम्पल देखी ना, अब आप ये मैं ऑलरेडी आपसे स्लाइड डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एक ट्रांजैक्शन एक वेंडर के लिए थी। अब इससे ज़्यादा भी तो आप करेंगे, एक मंथ में तो आपकी जो है वो 100,000 के करीब अमाउंट जो होती है वो आपने डिस्पर्स की होती है। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन आपकी 40-50 प्लस होती हैं जो आप पेमेंट करते हैं, समटाइम 100 प्लस हो जाती हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो आपने सेम करना है अपने हर वेंडर के लिए। उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं कि ये जो टैक्स है सेल टैक्स वो किस तरीके से जमा करवाते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं मंथली सेल टैक्स रिटर्न फॉर विद होल्डिंग एजेंट। ये मैंने आपको ऊपर सेल टैक्स में बता दिया है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेल टैक्स में जब हम रजिस्टर्ड होते हैं तो वो एज अ सेल टैक्स होते हैं पर्सन, या हमने एज अ विद होल्डिंग एजेंट करना होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब
मंथली सेल टैक्स रिटर्न फॉर विद होल्डिंग एजेंट क्यों बनती है, उसका पर्पस क्या, वो आगे हम जो है इसको मैं आपके साथ ये इस वीडियो के बाद लेक्चर के अंदर लाइव जो हमारा सेशन चल रहा है 3 आवर्स का लाइव ऑनलाइन सेशन, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब इस एग्जांपल में जो हमने जो नोट किया वो ये किया कि आपका बायर जो था वो विद होल्डिंग एजेंट था। इस एग्जांपल में बायर और सेलर दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी। जो बायर था वो भी रजिस्टर्ड था, आपका वो एनटीएन रखता था, ठीक है, जीएसटी का, उसके बाद एसटीआरएन नंबर था। और जो सेलर था वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड था और एक्टिव था। जो सेलर था वो आपका सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न नॉन कंप्लाइंस वो सेलर जो था इनएक्टिव था, जिसकी वजह से आपने उसका 5% विदहेल्ड किया। तो हमने जो यहाँ पे लाइव एग्जांपल जो है वो देखी है। उसके बाद दोबारा हम अपनी अब स्लाइड्स पे चलते हैं और वहाँ से चल के देखते हैं कि मंथली सेल टैक्स रिटर्न फॉर विद होल्डिंग एजेंट स्पेशली फेडरल लेवल की किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में शामिल मुझे कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे जो है इस लाइव जो हमारा सेशन चल रहा है 3 आवर्स का लाइव ऑनलाइन सेशन, उसमें वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। उसको डिस्कशन करने के बाद फिर हम लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें हम डाटा कंपाइलिंग देखेंगे, डाटा की कंप्यूटेशन देखेंगे और किस तरीके से विद होल्डिंग जो रिटर्न है वो जमा करवाते हैं। थैंक यू सो मच।